बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन की चयन कीजिए। पहला कथन दिया है, जे विकासात्मक मनोविज्ञान में सेक्युलर ट्रेंड का तात्पर्य उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति से है। मतलब यहाँ पे जो सेक्युलर ट्रेंड है इसकी जो रिलेशंस उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति या ऐतिहासिक घटना से है, जिसमें क्या होता है, पिछली पीढ़ियों की तुलना में, जो पिछली पीढ़ी है उसके तुलना में आधुनिक पीढ़ियों के बच्चे अधिक तेजी से शारीरिक परिपक्वता और अधिक लंबाई प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो कथन जे सही है, किसके अनुसार, जो है सेक्युलर ट्रेंड के अनुसार जो पिछली पीढ़ी है वो अभी जो वर्तमान पीढ़ी है आधुनिक पीढ़ी की कंपेयर में अधिक तेजी से शारीरिक परिपक्वता और अधिक लंबाई प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पिछली पीढ़ियों की तुलना में। तो मतलब जो है पिछली पीढ़ी के कंपेयर में आधुनिक जो पीढ़ी है या जो मॉडर्न जो अभी जनरेशन्स है वो उस जनरेशन मतलब अभी के जनरेशन्स या मॉडर्न जनरेशन्स के बच्चे की बात कर रहा है कि जो आधुनिक जनरेशन्स की जो बच्चे हैं या मॉडर्न जनरेशन्स के बच्चे अधिक तेज़ी से शारीरिक परिपक्वता और अधिक लंबाई प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो कथन जे है ये सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। उसके बाद कथन के दिया है, जे.बी. वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से 3 जन्मजात संवेग बताए हैं। तो जो है ये जे.बी. वाटसन है जिन्होंने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से कितने जो है जन्मजात संवेग बताए हैं, 3, जो क्या क्या है, भय, क्रोध और स्नेह। ये जो कथन के ए भी सही है। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, तो ए और सी में के है। उसके बाद कथन एल है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक यथार्थवाद या मोरल रियलिज्म की अवस्था में बच्चे नियमों को समाज द्वारा निर्मित और परिवर्तनशील मानते हैं। तो यहाँ पे जो विशेषता दिया है ये नैतिक यथार्थवाद का नहीं है, ये नैतिक सापेक्षता का नियम है। सापेक्षता, ये जो यहाँ पे जिसकी विशेषता दिया है ये नैतिक सापेक्षता का नियम है या नैतिक जो सापेक्षता का नियम है। और जो नैतिक यथार्थवाद की जो नियम में ये इस सिद्धांत में क्या होता है, बच्चे नियम को समाज द्वारा निर्मित नहीं मानते हैं, जबकि जो है नियम क्या होता है इसमें, ये यथार्थवाद में कठोर मानते हैं, नियमों को कठोर, और जो नियम है उसको बाहरी सत्ता द्वारा निर्मित मानते हैं। बाहरी सत्ता में आ जाएगा जैसे गॉड हो गया जो बड़ों के द्वारा निर्मित ऐसे करके मानते हैं, ना कि समाज के द्वारा। और जो ये परिवर्तनशील दिया है तो परिवर्तनशील जो है नैतिक सापेक्षता में होता है। तो परिवर्तनशील नहीं होते, क्या होता है, अनचेंज होता है, अपरिवर्तन। क्या मानते हैं इसमें, अपरिवर्तनशील मानते हैं। और इसके बाद की अवस्था जो आता है, ये नैतिक यथार्थवाद के बाद की अवस्था आता है और नैतिक सापेक्षता का अवस्था होता है। और इसमें जो है नैतिक जो यथार्थवाद है उसमें बच्चे जो है नियमों को कठोर मानते हैं, बाहरी सत्ता द्वारा निर्मित मानते हैं और अपरिवर्तन मानते हैं। ये जो कथन एल ये गलत हो जाएगा, जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ए और सी में तो एल नहीं है। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल में राज्य की शिक्षा नीतियाँ और कानून सीधे लघुमंडल का हिस्सा होता है। तो ये जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लघुमंडल का हिस्सा नहीं होता है, ये बृहत मंडल का हिस्सा होता है। बृहत मंडल या इसी को बाह्यमंडल बोल सकते हैं या एक्सो सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लघुमंडल का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है, जो राज्य की शिक्षा हो गया, नीति हो गया, कानून, ये जो है किससे रिलेटेड होता है, ये बृहत मंडल से। और जो लघुमंडल में उसकी सपाठी मित्र ये परिवार ये आ जाएंगे लघुमंडल में। और जो बृहत मंडल में राज्य की शिक्षा नीतियाँ और सीधा कानून, ये जो है कथन एम ये भी गलत हो जाएगा। इसमें एम गलत है तो ऑप्शन ए में एम दिया है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे। और इसमें कौन कौन से कथन सी हो रहा है, जे और के, तो जो किस में दिया, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे और के कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही कथन की चयन कीजिए। कथन जे दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 के तहत अकादमिक क्रेडिट बैंक या इसी को बोला जाता है एबीसी की स्थापना की गई है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के डिजिटल क्रेडिट को सुरक्षित रखेगा ताकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सुगम हो सके। ये जो है कथन जे सही है कि जो एनईपी जो है एनईपी 2020 है उसके अनुसार जो है एबीसी की स्थापना किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई है, जो उच्च शिक्षा में
हायर जो एजुकेशन से उसमें छात्रों को डिजिटल क्रेडिट की जो डिजिटल क्रेडिट को सुरक्षित रखेगा और ताकि क्या हो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुगम व्यवस्था हो सके। ये जो कथन जे सही है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, तो बी और डी हटा दिए। उसके बाद कथन के है शिक्षा का अधिकार अधिनियम या RT एक्ट 2009, इसकी जो धारा 29 है, धारा 29 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि जहाँ तक संभव हो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो जो है ये RT का जो है RT एक्ट 2009 है, उसकी धारा या सेक्शन जो है 29 है, सेक्शन 29। तो प्राइमरी लेवल में जो एजुकेशन या शिक्षा किस माध्यम में होनी चाहिए, उसकी मातृभाषा में मदर टंग में होनी चाहिए करके बात करती है जो धारा 29 है वो। तो जो कथन के ये भी सही है। उसके बाद जो है कथन एल है छत्तीसगढ़ सरकार की नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से महाविद्यालयीन स्तर के प्रतिभावान तकनीकी छात्रों को विदेशों में शोध हेतु वित्तीय सहायता देना है। तो ये जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है, जो निर्माण श्रमिक है, निर्माण श्रमिक के जो बच्चे हैं उनको क्लास 1 से लेकर जो है हायर एजुकेशन तक मतलब PG लेवल तक की स्कॉलरशिप की बात करती है, उनकी आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति की बात करती है, ना कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो ये जो कथन एल गलत हो जाएगा। उसके बाद जो कथन एम दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या NCEF 2005 के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली गृह कार्य ये होमवर्क की मात्रा प्राथमिक कक्षा 1 से 2 के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटे होनी चाहिए। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो NCEF 2005 है इसकी उद्देश्य ये है कि जो है क्लास 1 से 2 तक के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं देना है करके बोला गया है। मतलब 1 से पहली और दूसरी क्लास तक के बच्चों को जो है कोई होमवर्क की नहीं देना है। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है 3 से 5 तो तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को अधिकतम 2 घंटे की होमवर्क देना है करके बोला गया है। लेकिन जो है ये क्लास 1 से 2 तक के बच्चों को या कक्षा पहली से और दूसरी के बच्चों को कोई होमवर्क की बात नहीं देना है करके बोला गया है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो ये एम भी गलत है, तो ऑप्शन सी में एम है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, जे और के। जे के किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन जे और के सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न कथनों में से सही कथन की चयन कीजिए। सही कथन की चयन करना है। कथन जे दिया है रेनी स्पिट्ज के अध्ययनों के अनुसार शैशवावस्था में यदि बच्चे को लंबे समय तक अपनी माँ के स्नेह और सामाजिक उद्दीपन से वंचित रखा जाए तो वह अस्पतालवाद या गंभीर अवसाद का शिकार हो सकता है। तो ये जो है कथन जे सही है। जो रेनी स्पिट्ज के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि यदि बच्चे को शैशवावस्था से ये जो है बच्चे के जन्म से ही उस बच्चे को लंबे समय से मतलब लंबे टाइम से क्या रखे, उसकी माँ के स्नेह और सामाजिक अधिगम या सामाजिक उद्दीपन से वंचित रखा जाए या उसको दूर रखा जाए सामाजिक दूरी से, तो उस अवस्था में क्या होगा, जो बच्चे जो है अस्पतालवाद या गंभीर अवसाद का शिकार हो सकता है। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हटा दिए। उसका जो है कथन के दिया है संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में मेयर और शालोबी ने योग्यता प्रतिपादन किया था। तो जो है ये संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में जो मेयर हो गया और शालोबी, इन दोनों ने योग्यता मॉडल का सिद्धांत दिया है, यह प्रतिपादित किया है जो संवेगों के प्रत्यक्षीकरण, समझ और प्रबंधन को एक संज्ञानात्मक क्षमता मानता है। तो जो कथन के ए भी सही हैं, इन्होंने जो है प्रत्यक्षीकरण के 4 स्तंभ ये प्रतिपादित किया और योग्यता मॉडल में ये इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 4 स्तंभ माना गया है, जो क्या है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, समझ, प्रबंधन और एक और है उपयोग, संवेगों का उपयोग। इन्होंने 4 स्तंभ माना है, प्रत्यक्षीकरण, समझ, प्रबंधन और उपयोग। तो ये जो कथन के ये भी सही है। उसके बाद जो कथन एल दिया है बुद्धि का कैटेल हॉर्न कैरोल सिद्धांत, यह इसी को बोला जाता है CHC थ्योरी। यह मानता है कि बुद्धि केवल एक एकल सामान्य कारक से संचालित होती है और इसमें कोई उपकारक नहीं होते हैं। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैटल हॉर्न कैरोल सिद्धांत है
इन्होंने बुद्धि को एकल नहीं माना है, एकल कारक नहीं माना है, बहुकारक इसको बहुकारक या वैकल्पिक मॉडल माना है, वैकल्पिक मॉडल, बहुकारक या वैकल्पिक मॉडल माना है, इसलिए जो कथन है ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड द्वारा अपने मनोविश्लेषण के अंतर्गत किया गया था। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जेंडर स्कीमा सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया था? सेंड्रा बेम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये 1981 में। तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सिद्धांत को सेंड्रा बेम के द्वारा किया था। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है? जे और के। तो ये जे के किस में दिया? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जे और के कथन सही है। क्वेश्चन है, सही क्रम पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में अरेंज करना है इसको। पहला दिया है के बी.एफ. स्किनर द्वारा प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन का विकास। ये जो स्किनर के द्वारा जो है प्रोग्राम लर्निंग, ये सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? ये दिया था 1954 में। ये सिद्धांत 1954 में दिया था इन्होंने। उसका जो है कथन एल है, एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा पशु बुद्धि पर प्रयोग। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये जो पशु बुद्धि पर प्रयोग का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और कब दिया था? ये 1898 में। 1898 में दिया था यह सिद्धांत। उसका जो कथन एम है, जिन प्याजे का सेंसरी मोटर की जो है उप अवस्थाओं का वर्गीकरण, तो इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1936 से 52 में। उसके बाद जो है ये 1936 से 52 के बीच में सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो कथन एन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित रेसिप्रोकल टीचिंग का अनुप्रयोग। तो जो है वाइगोत्स्की के द्वारा जो है रेसिप्रोकल टीचिंग का सिद्धांत, ये कब दिया था? ये अनुप्रयोग इन्होंने दिया था 1984 में। उसके बाद है जो कथन ओ है, एल्बर्ट बांडुरा द्वारा आत्म प्रभाविकता का अवधारणा का विस्तार। ये जो है कब दिया था इन्होंने? 1977 में। तो सबसे पहले इसको अरेंज करने सबसे पहले कौन सा वाला आ जाएगा? ये 1898 वाला, एल वाला। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हट जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा एल, 1898 वाला। 1898 के बाद कौन सा आ जाएगा? ये 1936 वाला। तो 1936 वाला किस में दिया? एम में। एल के बाद हो जाएगा एम। 1936 के बाद कौन सा आ जाएगा? ये 1954 वाला, ये हो जाएगा के। एम के बाद क्या हो जाएगा? 1954 के बाद ये 77 वाला आ जाएगा ओ, और उसके बाद ये 84 वाला आ जाएगा एन। शुरू में एल, एल के बाद एम, एल के बाद एम, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। एम के बाद के के बाद ओ के बाद एन। तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कथन है, विशेष आवश्यकता वाले या अधिगम अक्षमता वाले बालकों के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को केवल मानकीकृत, समयबद्ध और कठोर लिखित परीक्षाओं का ही उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अनुसार समावेशी शिक्षा है उसके अनुसार जो है इन बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गया या अधिगम अक्षमता वाले बालक हो गया, इन बच्चों के लिए मूल्यांकन प्रणाली को क्या करना है? इसके अनुसार ढालना है और अतिरिक्त समय देना है, और इनके लिए जो है कठोर लिखित परीक्षा प्रणाली ना होनी चाहिए। तो इसके अनुसार जो है होनी चाहिए। तो ये जो है कथन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार जब विकलांग या अक्षम बालकों को सामान्य बालकों की तरह ही समान कठिन परिस्थितियों और सख्त समय सीमा में परखा जाता है, तो उनमें जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। ये कारण भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है हम विकलांग बच्चे हो गया या अक्षम बालक हो गया, उनके लिए भी हम जो है सामान्य बालकों की तरह हम जो है कठिन परिस्थिति या सख्त समय के अनुसार परखेंगे, तो ये जो है उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित नहीं होगा। इससे क्या होंगी? उसमें हीन भावना विकसित होंगे और साध विकसित हो सकते हैं। ये जो है कथन, ये कारण ये भी गलत है। ये तो उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? हमें अतिरिक्त समय देनी चाहिए और मौखिक प्रणाली पे फोकस करना चाहिए।
तो ये जो है कारण गलत हो जाएगा। कथन कारण दोनों गलत है, तो किस में दिया? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें कथन और कारण दोनों गलत है। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 यहाँ दिया है और सूची 2 ये वाला है। सूची 1 में है ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता का विकार। ध्यान अभाव और अति सक्रियता का अभाव विकार है, तो उस कंडीशंस में क्या इम्पेक्ट होंगे? तो इस कंडीशंस में इम्पेक्ट होंगे एक स्थान पर टिक कर ना बैठना, अत्यधिक आवेगशीलता और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। तो जो ये ध्यान का अभाव होना या अति सक्रियता का विकार, तो इस कंडीशंस में ये इस डिसऑर्डर में क्या होगा? एक स्थान पर टिक कर ना बैठ पाना, मतलब जो है ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, और अत्यधिक क्या रहेंगे? आवेगशीलता और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ रहेंगे। तो ये जो है किसकी जो डिसऑर्डर का इम्पेक्ट है, ये ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार का। तो हो जाएगा ए का 4, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है ये वी दिया है ऑटिज्म का शिकार या ऑटिज्म डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है सामाजिक अंतःक्रिया में गंभीर कठिनाई और बार बार एक ही क्रिया को दोहराना। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जो है समाज में जो है सामाजिक दूरी बनाए रखेगा ये, मतलब जो ऑटिज्म डिसऑर्डर का जो से इम्पेक्ट है वो बालक क्या होगा? सामाजिक जो है सामाजिक अंतःक्रिया में गंभीर कठिनाई और बार बार एक ही क्रिया को दोहराने का काम करेगा। तो जो है ये बातचीत करने में असहज महसूस करेंगे और जो है सामाजिक दूरी बनाए रखेगा। तो इसका जो है हो जाएगा बी का 1, बी का 1 हो जाएगा। उसका जो है ये सी दिया है डिवोलिया। डिवोलिया डिसऑर्डर में क्या होता है? इस डिसऑर्डर में किसी कार्य को शुरू करने या निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का गंभीर रूप से लोप हो जाना। तो जो है ये डिवोलिया डिसऑर्डर में किसी कार्य या कुछ पे जो कार्य कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, तो उस कंडीशंस में जो इच्छा शक्ति है या जो इंटरेस्टेड है पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से लोप हो जाएगा, मतलब जो है समाप्त हो जाएंगे, मतलब वो इच्छा से मतलब निर्णय डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये हो जाएगा सी का 3, सी का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है ये डी दिया है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें गत्यात्मक समन्वय की कमी पाया जाता है, जिसके कारण जो हस्तलेखन में या लिखने में अत्यधिक कठिनाई और अस्पष्ट शब्द विन्यास का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4, ए का 4 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और उसके बाद जो है सी का 3 और डी का 2 ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दिया है ए अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। अर्थपूर्ण जो शाब्दिक अधिगम ये सिद्धांत को किसने दिया है? इस सिद्धांत को दिया है डेविड आशुबेल ने। हो जाएगा ए का 2 डेविड आशुबेल, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद बी दिया है प्रतिस्थापन का नियम, प्रतिस्थापन का नियम। तो इस सिद्धांत को किसने दिया है या इस लॉ को किसने दिया है? तो इस नियम को जो है दिया है ये एडविन गुथरी के द्वारा। तो हो जाएगा बी का 1, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये सी दिया है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो जो है उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? एडवर्ड टॉलमैन ने, एडवर्ड टॉलमैन ने दिया है। तो हो जाएगा सी का 4, सी का हो जाएगा ये 4। उसके बाद ये डी दिया है क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कूट लेविन ने। ये हो जाएगा डी का 3, डी का 3 हो जाएगा। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, केवल किस में? सी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा ए का 2, उसके बाद बी का 1 और सी का 4, डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है ए पीएम पोषण स्कीम या पीएम पोषण योजना। ये योजना का संबंध किससे है? इस योजना में ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मतलब प्राइमरी और मिडिल विद्यालयों में या स्कूलों में बच्चों में कुपोषण दूर करने हेतु जो है गर्म पका हुआ भोजन देना। ये जो है मिड डे मील की बात कर रहा है और मिड डे मील की बात जो है इसमें है ये पीएम पोषण स्कीम के तहत। ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद ये बी दिया है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत है। तो इस योजना में क्या प्रावधान है? 10 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाओं के नाम पर दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
तो जो है ये 10 वर्ष के से कम बालिका हो गया, बच्ची हो गया, गर्ल्स चाइल्ड हो गया, उनके लिए योजना का प्रावधान करता है। उसके वित्तीय सहायता के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करता है। ये हो जाएगा बी का 1, बी का 1। उसके बाद जो सी दिया है UNCRC, UNCRC, तो इसमें जो है ये क्या बात करता है, तो UNCRC ये जो करता है, तो इसमें जो है वैश्विक स्तर पर बच्चों की जीवन हो गया, संरक्षण हो गया, विकास और सहभागिता के अधिकारों का चार्टर प्रस्तुत करता है। ये हो जाएगा सी का 2, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है बाल चिकित्सा एवं परामर्श। बाल चिकित्सा एवं परामर्श ये जो है WHO के द्वारा है, ये किसके द्वारा, WHO के द्वारा है। तो इसमें क्या प्रावधान है, जो प्रारंभिक बाल अवस्था में स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब जो हो गया नाटापन या कम हाइट होना, और वेस्टिंग मतलब जो है अल्प वजन की रोकथाम हेतु मानक तय करना। तो जो है WHO के द्वारा बाल चिकित्सा और परामर्श के द्वारा ये तय किया जाता है। ये हो जाएगा डी का 4, डी का 4। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। इसके बाद बी का 1, बी का 1 ए और सी दोनों में है। सी का 2, सी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा यह समझने में असमर्थ होता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे मिट्टी का क्ले हो गया, मिट्टी का खिलौना का आकार बदल देने पर भी उसकी कुल मात्रा उतनी ही रहती है, तो वह किस मानसिक क्षमता की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा यह समझने में असमर्थ है, असमर्थ मतलब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि जो है भौतिक वस्तु जैसे क्या हो गया, मिट्टी का खिलौना हो गया, आकार बदल देने पर भी उसकी जो कुल मात्रा उतनी ही रहती है। कुल मात्रा मतलब क्वांटिटी, जैसे मान लो हम इतना से मिट्टी में बना है और ये मिट्टी की वजन होगा मान लो ये 50 ग्राम। अब ये जो पहला खिलौना बना है, खिलौना को बदल के जो है मिट्टी के खिलौना को फिर से हम दूसरा खिलौना बना दिए, तो इसकी जो है कुल मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है या चेंजेस हो रहा है, तो उस परिवर्तन को समझने में असमर्थ है। तो इस कंडीशंस में जो है ये वह किस मानसिक क्षमता की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो है कौन सी मानसिक क्षमता की कमी को प्रस्तुत करेगा, इसका ये प्रदर्शित करेगा इस कंडीशंस में, तो होगा संरक्षण की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षण की कमी। क्वेश्चन है वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वयस्क किसी बच्चे को कोई नया कौशल सिखाते समय प्रारंभ में अत्यधिक सहायता प्रदान करता है और जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है सहायता की मात्रा को कम करता जाता है, तो इस अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है, अब बच्चा को सिखा रहे हैं, ये बच्चों को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सिखाने के समय क्या है, शुरू में बच्चे को जो है ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ता है सिखाने के वक्त, और सिखाते के बाद जो है धीरे धीरे क्या है सहायता में कमी कर दिए जाते हैं। तो इस अवस्था या इस अस्थायी जो सहायता है, उस सहायता को वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत जो सहायता को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, या मचान या पाड़ की अवस्था सहायता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके फोल्डिंग सहायता। क्वेश्चन है व्यक्तित्व के उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो यह मानता है कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूलभूत आवश्यकताओं, आत्म वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस की इच्छा और अपनी आंतरिक क्षमताओं को पूर्ण करने के प्रयास से प्रेरित होता है। यहाँ पे बताने व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बोला गया है। व्यक्तित्व के उस सिद्धांत को जो मनुष्य के व्यवहार की उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या होगी, उसकी नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स क्या हो गया उसकी मूलभूत, उसकी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस या आत्म वास्तविकरण की इच्छा और अपनी आंतरिक क्षमताओं को पूर्ण करने की जो प्रयास से प्रेरित होता है या मोटिवेट होता है। मतलब हम अपनी नीड्स और जो है आत्मसातीकरण या आत्म वास्तविकरण के लिए जो हमारी इच्छा, जो इंटरेस्ट रहेगा या आंतरिक जो क्षमता रहेगा, उस क्षमता को पूर्ण करने का प्रयास के लिए मोटिवेट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मानवतावादी अप्रोच या मानवतावादी उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवतावादी उपागम। क्वेश्चन है अधिगम के पठार या लर्निंग प्लेटोस के बनने का मुख्य मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारण
निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है जहाँ अभ्यास करने पर भी सुधार दिखाई नहीं देता। तो जो ये प्लेटो या जो अधिगम के जो पठार है उसमें क्या होता है, यदि जो सीख रहे हैं बच्चे लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उसके सीखने से जो है ना ही प्रभाव पड़ता है, ना ही उसमें कमी होता है, ना ही उसमें वृद्धि होता है। तो उस कंडीशंस में जब जहाँ पे क्या करें, अभ्यास करने पर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो ये अधिगम के जो है पठार है उसके बारे में ये बोला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है अधिगम के पठार के बनने का मुख्य मनोवैज्ञानिक या शारीरिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। मतलब ये ऐसा कंडीशन जो है अधिगम के पठार बनना किस कारण से होता है, मतलब अधिगम का पठार तब बनेगा जब उसके जो सीख रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशंस कब होता है, ये किसके कारण होता है। तो ये जो क्या होता है, शारीरिक सीमा हो गया, यदि किसी बच्चे को उसकी शारीरिक फिजिकल क्षमता से अधिक जो कुछ कार्य करा रहे हैं, मानसिक थकान जो है उस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, मेंटली रूप से क्या हो गया, थक गया है, या अरुचि मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसको सीखने में, या कार्य की अत्यधिक जटिलता क्या है, या उसकी कार्य क्या हो अत्यधिक जटिल हो समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या क्रिएट होता है, अधिगम के पठार की स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, थार्नडाइक के गॉड नियमों या सेकेंडरी लॉस के अंतर्गत जब कोई छात्र किसी नई परिस्थितियों के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसी उसने अतीत में किसी समान परिस्थितियों में की थी, तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो थार्नडाइक के अनुसार जो है ये उनके जो गॉड नियम या जो है सेकेंडरी लॉ है उसके अनुसार जब कोई छात्र या कोई स्टूडेंट जो है उनके सामने कोई नई परिस्थिति आता है या कोई भी नई सिचुएशंस आता है, उस कंडीशंस में क्या करता है वो वैसी ही अनुक्रिया करेगा या वैसी है एक्शंस लेगा जैसे अतीत में मतलब पूर्व में भी उनके साथ और ऐसा सिचुएशन आया है उसी के अनुसार। तो इस कंडीशंस को या इस अवस्था को क्या बोला जाता है, इस अवस्था या कंडीशंस या परिस्थिति को बोला जाता है सदृश्यता या आत्मीकरण का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदृश्यता या आत्मीकरण का नियम। क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में किसी समस्या का समाधान करते समय जब बालक उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करता है और उनकी सत्यता की जांच करता है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना कि एक प्रगतिशील कक्षा है जहाँ पे क्या है, किसी समस्या का समाधान करते समय जब बालक उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करता है, मतलब बालक के पास या बच्चे के पास क्या है, जो भी साक्ष्य है या जो उसके पास जो भी डाटा है या साक्ष्य है, उस साक्ष्य के बेस्ड में वो क्या कर रहा है, निष्पक्ष होकर विश्लेषण कर रहा है या करता है और उनकी सत्यता की जांच करता है, मतलब उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करेगा और उसके बाद किसी निष्कर्ष या कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो इस चिंतन को क्या कहते हैं, तो इस चिंतन को बोला जाता है आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। मतलब ये टीचिंग की या जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बताना है, जो क्या होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रहा है उसके साथ साथ चलेगा, निरंतर चलेगा, मतलब बार बार दोहराए जाएंगे, और जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र को ग्रेड देना नहीं बल्कि उसके अधिगम में सुधार हेतु रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना है। तो यहाँ पे ये मूल्यांकन के बारे में बताना है जिसमें क्या हो रही हो, बार बार दोहराते हैं इस मूल्यांकन को, मतलब बार बार रिपीट करते हैं, बार बार क्या कर रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं उस मूल्यांकन को, जिसमें क्या है कि जो कमियां हैं उस कमियां को या इसमें कोई ग्रेडिंग वगैरह नहीं देते हैं, और जो कमियां रहता है उसमें जो भी कमियां रहेगा उस कमियां में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये जो है छात्र और शिक्षक दोनों के लिए होता है जिसमें बार बार दोहराया जाता है और जो कमियां रहता है उसमें सुधार किया जाता है। तो ये कौन सी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये जो है रचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया या FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज के बने बुनाए नियमों की परवाह किए बिना संपूर्ण मानवता के कल्याण और अंतरात्मा के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही और गलत निर्णय लेता है, तो वह किस स्तर पर होता है। अब यहाँ पे बताना है जो कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार
जब कोई व्यक्ति क्या हो, समाज के बने बनाए नियमों की परवाह किए बिना, मतलब सामाजिक जो नियम है या समाज के जो नियम है उसकी कोई परवाह नहीं करे, मतलब उस नियम को वो अनदेखा कर रहा है और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, पूरी मानवता के कल्याण के लिए और अंतरात्मा के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर सही और गलत का निर्णय लेते हैं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामाजिक जो नियम है या सामाजिक जो नियम वगैरह बना है उसकी कोई ध्यान नहीं देना है। जो है मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए जो नैतिक है, सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत है उसके आधार पर वो क्या करेगा, सही और गलत का निर्णय लेगा। तो इस स्तर को क्या कहा जाता है, ये किस स्तर पर होता है, ये होता है उत्तर परंपरागत स्तर, या इसको बोल सकते हैं पोस्ट ट्रेडिशनल लेवल, या उत्तर रूढ़िगत स्तर से जाके वो क्या है, जो रूढ़िगत स्तर है उस स्तर से ऊपर जाकर क्या करेगा वो, मतलब ये जो परंपरा, मतलब जो नियम है समाज की जो नियम है उससे ऊपर उठकर वो निर्णय ले रहा है, किसके बेस्ट पे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन एडजस्टमेंट के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपनी दमित और असामाजिक इच्छाओं या आक्रामकता को समाज द्वारा स्वीकृत और रचनात्मक कार्यों, जैसे हो गया कला हो गया, साहित्य हो गया या खेल, में परिवर्तित कर देता है, तो इस परिष्कृत रक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मानसिक स्वास्थ्य हो गया या संयोजन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य और संयोजन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति क्या है, दमित है या असामाजिक इच्छा या आक्रामकता को समाज द्वारा स्वीकृत, मतलब वो जो किस कंडीशन में है, दमित अवस्था में है या जो क्या है प्रभावित है मानसिक रूप से तनाव में है, उस कंडीशंस को चेंज कर समाज द्वारा जो स्वीकृत है या रचनात्मक कार्य है उसमें लगा रहे हैं, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया या खेल में परिवर्तित कर देता है। तो इस परिष्कृत जो रक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, तो इस जो परिष्कृत रक्षा युक्ति को बोला जाता है उदात्तीकरण या शोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदात्तीकरण या शोधन।